जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, हिंदी के इस महासेशन में आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला, वर्णमाला, वर्ण विचार और हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये वर्णमाला। ठीक है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आज हम केवल स्वर वर्णों के बारे में बात करेंगे कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भाषा जो है वो भाषा का जो मेन पॉइंट है वो व्याकरण है, और व्याकरण से संबंधित ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और वर्णों से संबंधित प्रश्न भी अमूमन हर जगह पूछा जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण क्या है। वर्ण भाषा का रूप वाक्यों से बनता है। वाक्य सार्थक पदों, क्या कहा, सार्थक पदों की बात की। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो, और शब्दों की संरचना वर्णों के संयोग से होती है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और परिभाषिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि परिभाषा क्या होगी। छोटी सी परिभाषा है इसकी। छोटी सी परिभाषा क्या, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। कहने का मतलब है वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण सबसे छोटा निचला स्तर हो गया इसका। ठीक है ना। अब जैसे यहां दे रखा है, स्वर वर्ण की बात करें, आ दे रखा है, बड़ा आ दे रखा है, ये का हो गया, ये चा हो गया, ये सा हो गया, ये ना हो गया। ये क्या है, ये वर्ण माने गए हैं। ठीक है, अब बात करें कि वर्ण क्या है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्णों का प्रयोग किसके लिए, ध्वनि के लिए और ध्वनि चिन्हों के लिए। क्योंकि वर्ण क्या है, एक ध्वनि का एक माध्यम होता है, एक चिन्ह है, एक पहचान चिन्ह जिससे माने जाते हैं। और दूसरी बात करें कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित एक माला, जिस प्रकार से माले में दाने गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार से वर्णों के लिए एक व्यवस्थित क्रम है जो भाषा को सही सुदूर प्रदान कराता है। ठीक है ना। अब बात करें कि वर्णों के भेदों की बात करें, कितने भेद होते हैं, तो वर्णों को मुख्य तौर पे दो वर्गों में विभक्त किया गया है। यानी दो ही वर्ण होते हैं। कौन कौन से, स्वर वर्ण, ठीक है ना, हिंदी में स्वर वर्ण हो गया, और व्यंजन वर्ण हो गया। अब स्वर वर्णों की संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, हिंदी में होते हैं 11, यानी 11 स्वर वर्ण होते हैं। और व्यंजन वर्णों की बात करें तो व्यंजन वर्ण 33 यानी 33 माने गए हैं। ठीक है, इतना तो याद रहेगा, बेसिक चीज है। अब स्वर वर्ण की हम आज चर्चा करने वाले हैं। स्वर वर्णों के बारे में ही विस्तृत हम जानने वाले हैं कि स्वर वर्ण क्या है। तो यहां हमने बताया है स्वर वर्ण जो है वो मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन आ गया, ये छोटा आ गया, बड़ा आ गया, ई आ गया, उ आ गया, और री, ए, आई, ओ, औ। अब बात करते हैं कि कई बार ध्यान आता है ये अंग आह भी होता है, अंग आह भी होता है। ये कहां गए फिर, ये अंगा, इनको हम नीचे बताएंगे अभी। ये अयोग्य वाह माना जाते हैं। क्या माने जाते हैं, अयोग्य वाह माने जाते हैं। इन्हें हम स्वरों में नहीं गिन सकते हैं। ठीक है ना। बात करें स्वर वर्णों का उच्चारण बिना रुके होता है। ऊपर से किसी वर्ण का उच्चारण लगातार किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ री वर्ण को छोड़ करके, क्योंकि री लगातार उच्चारण के करने पर ई स्वर आ जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा व्यवधान रहित है। नहीं तो स्वर वर्ण की परिभाषा क्या, जो बिना रुकावट के बोले जाते हैं, और स्वर वर्ण जो है वो रुकावट के अनुसार उनमें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर वर्ण जो है बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं, केवल री अक्षर को छोड़ करके, री वर्ण को छोड़ करके। ठीक है, बात करें स्वरों के भेद कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिए, स्वरों के जो है
आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हम बताएंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, जाति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद और उच्चारण स्थान के अनुसार स्वर वर्णों के भेद और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद और अयोग्य वाह जो हमने चर्चा की थी। 6 भेदों से हम इसको जानेंगे कि वर्ण होते क्या है। ठीक है, संपूर्ण चर्चा करने वाले सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण। कहने का मतलब हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त किया गया यानी बांटा गया है। ठीक है, पहला आता है इसमें मूल स्वर, इसको हम मूल स्वर कहते हैं या इसको रस स्वर कहते हैं। रस स्वर का मतलब होता है छोटी, रस का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। अगर हम बात करें छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये जो है, ये 4 वर्ण जो है ये क्या माने गए हैं, यही मूल स्वर माने गए हैं। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी में मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं, तो मूल स्वर हो गया आपके आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, ये 4 मूल स्वर भी है और यही जो है ये रस स्वर भी माने गए हैं। और इसकी पहचान क्या है, उच्चारण में कम समय लगे, जिसमें रस स्वर की परिभाषा होगी जिसमें उच्चारण करते समय कम समय लग रहा है, जैसे अ, ई, उ, री, कम समय इसमें लग रहा है। अब बात करें दूसरे नंबर पर, दूसरा जो भेद है दीर्घ स्वर, इसको कहेंगे दीर्घ का मतलब बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, यानी बड़ा का मतलब उच्चारण करते समय अधिक समय लग रहा है, यानी रस स्वर से दुगना समय जब लग रहा है वो दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर जो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, कुल मिलाकर के हो गए ये 8 वर्ण। ये जो 8 वर्ण है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो 7 वर्ण है ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के हो गए 7 वर्ण जो है दीर्घ स्वर के हो गए, 4 वर्ण रस स्वर के हो गए, कुल मिलाकर के 11 स्वर माने जाते हैं हिंदी में। ठीक है, और रस स्वर की परिभाषा है उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर का मतलब है जिसके उच्चारण में रस स्वर से दुगना समय लग रहा है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, यानी आ, ई, उ, री, ली, ठीक है, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करें संयुक्त स्वर की, इसमें एक संयुक्त स्वर भी आता है। अब ये जो वर्ण थे दीर्घ स्वर में जो आए हुए थे ए, आई, ओ और ये औ, यानी ये संयुक्त स्वर जो है ये ए, आई, ओ, औ। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी जोड़ा, 2 वर्णों का जोड़ा। तो ये जो वर्ण है ए बना हुआ है आ प्लस, ठीक है ना, आ प्लस ई बराबर ए, आवर ई से बना हुआ है ए, ठीक है, आवर ऊ से बना हुआ है ओ, आवर ए से बना हुआ है आई, आवर औ से बना हुआ है ओ से बना हुआ है औ। तो ये संयुक्त स्वर भी माने जाते हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या कौन माने गए हैं, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। और इनको संयुक्त या संध्या स्वर भी कहते हैं। ठीक है, संध्या स्वर भी इनको कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि संयुक्त को क्या कहा जाता है, संयुक्त को संध्या स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 भिन्न स्वरों के संयोग से, या संधि भी इसको कह सकते हैं। संधि भी हम कहेंगे, कैसे कहेंगे संधि, जैसे हमने कहा कि ए वर्ण जो है ये आ प्लस ई को मिलाकर बना हुआ है, आ और ई को हमेशा ए गुण होता है, ठीक है ना। और ऐ स्वर जो है ये वृद्धि यहां पर होगी, आ और ए को ऐ वृद्धि हो जाती है। ओ जो है ये आ और उ को मिलकर बना हुआ है, इस छोटे आ और उ को मिलकर के बना हुआ है, यानी ओ हो जाएगा, ये गुण हो गए। और वृद्धि जो है इस बड़ा आ
और ओ को मिलकर के औ बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वृद्धि संधि हो गई, ठीक है, याद रखने वाली चीज है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करें आगे, नंबर 2 पे आते हैं, जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। अब जाति क्या है? उच्चारण के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में रखा गया। उच्चारण के अनुसार जो है स्वर वर्णों को दो भागों में रखा गया है। एक होता है सजातीय और एक हो जाता है विजातीय, ठीक है ना। सवर्ण स्वर भी इसको कहते हैं, सजातीय स्वर भी इसको कहते हैं, विजातीय स्वर भी इसको कहते हैं और असवर्ण वर्ण भी इसको कहा जाता है। सजातीय में क्या आ गया? इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, ठीक है ना, और ह्रस्व और दीर्घ के जोड़ने वाले होते हैं। जैसे आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है ना। मतलब सजातीय, सजातीय का मतलब हो जो एक ही जाति के नहीं है, एक समान नहीं है, जो भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है। यहाँ आ गया ना अगला, ये छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ये छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या है, जब प्लस से पहले अगर संधि की बात कर रहे हैं, छोटा आ आए और आगे बड़ा आ आए तो इसको क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाती है। और ठीक है ना, समान स्वर आ रहे। और कई बार क्या होगा, माना छोटा आ गया और ई आगे आ गया प्लस से पहले, तो उसमें संधि हो जाती है, ठीक है ना। ये संधि की भी पहचान हो गई, ठीक है। अब बात करें विजातीय की। विजातीय का मतलब असवर्ण वाले भी इसको कहते हैं, दो भिन्न उच्चारण स्थान वाले, भिन्न यानी अलग। जैसे यहां देर का आ प्लस ई, जैसे हमने कहा ऊ प्लस ऊ आदि, भिन्न यानी अलग उच्चारण जब सामने मिलते हैं तो वो विजातीय हो गया। तीसरे नंबर की बात करें, उच्चारण स्थान के अनुसार स्वरों के भेद। अब उच्चारण स्थान के अनुसार स्वरों के कैसे भेद होते हैं? पहले आता है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक का मतलब जैसे हमने कहा चांद लिखा हमने चांद, तो चांद में क्या है? अनुस्वार आता है ऊपर, ठीक है, ये हमने लिखा चांद। तो ये चंद्रमा जो अनुस्वार आता है, जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उन्हें नाक से बोला जाता है। इतना तो आपको पता होगा कि अनुनासिक वर्ण जो है वो नाक से बोले जाने वाले होते हैं। जैसे वर्ग का आखिरी अक्षर होता है कवर्ग चवर्ग टवर्ग का, ठीक है, इसका क्या होता है? गा या णा ना मा, ठीक है, वर्ग का आखिरी अक्षर, वर्ग का आखिरी अक्षर होता है गायना नामा। तो ये अनुनासिक वर्ण भी माने जाते हैं, यानी नाक से बोले जाने वाले वर्ण ये होते हैं, ठीक है। और अनुनासिक की बात करें, अनु का मतलब पीछे, ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा जब प्रत्यय और उपसर्ग हम पढ़ते हैं उनमें बताया जाता है कि अनु का अभाव यानी पीछे में होता है। और नासिक का मतलब नाक से बोले जाने वाले वर्णों को क्या हो गया? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। चंद्र बिंदु वाली ध्वनि को वर्ण के साथ उच्चारित करते समय आंख ऊंट उंगली, जैसे ये लिखे हुए इधर, ठीक है ना, ये लिखे हुए ना, ये चंद्र बिंदुकार शब्द लग रहे हैं। आंख ऊंट उंगली बोलते समय चंद्र बिंदु की ध्वनि अपने स्वर के साथ ही उच्चारित होती है। चांद ऐसे हम कहते हैं, जैसे ये हो गया चंद्र, इसमें नाक से नाक का कम प्रयोग हो रहा है चंद्रांश, लेकिन यहां जब हम ऊंट, ऊंट का मतलब नाक बंद करेंगे तो ये वर्ण बोलने मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए ये चंद्र बिंदु अंकार का इसका प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम, दूसरे नंबर पर बात करें अनुस्वार, सानुस्वार। सा का मतलब हो गया शिरोरेखा से ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार, और जिस वर्ण पर लगता है उसे संस्वार अर्थात अनुस्वार सहित बोला जाता है। किंतु अनुस्वार बिंदु की ध्वनि स्वतंत्र सुनाई पड़ती है और अनुनासिक के समान, साथ ही ऊपर दिए गए शब्दों को अंग इंद्र आदि शब्दों के उच्चारण से ज्ञात होता है, ठीक है। जैसे अनुसार सानुसार क्या हो गया? ये आ गया। अनुनासिक का मतलब ये जो चंद्र बिंदु का लगता है
और अनुस्वार का मतलब हो गया जैसे ये अंग पे लगा हुआ है, यानी एक बिंदु मात्र में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुनासिक वर्ण कौन से होगा? जो चंद्र बिंदुकार हो गया। और अनुस्वार जो हो गया ये केवल बिंदु रेखा में प्रयोग होता है। तीसरे नंबर का जो आता है इसका आता है निरानुनासिक। निहि का मतलब हो गया अर्थात जिसे अनुनासिक के साथ नाक से नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, निरानुनासिक वर्ण हो जाएंगे। चौथे नंबर पर बात करें अगर, चौथे नंबर पर होता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। ओष्ठाकृति का मतलब, ओष्ठाकृति का मतलब जिसमें ओष्ठ यानी ओंठों का प्रयोग होता है। दोनों ओंठ आपस में मिलते हैं, दोनों ओंठ जब चिपक जाते हैं तो ओष्ठाकृति हो गया। इसलिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक है वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार। वृत्ताकार आपने गणित में सुना होगा, गोल आकृति जब बनती है तो ऊ को बोलते समय हमारा ऊंट जो है दोनों मिलते हैं और गोलाकार बन जाते हैं। ऊ, बड़ा ऊ बोलते समय, ओ बोलते समय, औ बोलते समय, आ बोलते समय जो है मुंह, मुंह की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, यानी वृत्त के समान हो जाती है। और दूसरे नंबर पे आया था अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का मतलब जिसमें वृत्ताकार नहीं होता है, मुंह की आकृति वृत्ताकार नहीं होगी। जैसे छोटा आ, इसमें गोल नहीं हो रहा। आ, ई, ई, ए, आई, इसमें होठों का प्रयोग हो ही नहीं रहा। हम होंठ पकड़ के भी रखेंगे तभी बोला जाएगा आ, ई। लेकिन ये जो वृत्ताकार है, बिना अगर हम होंठ पकड़ेंगे तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इनकी आकृति गोलाकार होती है। वृत्ताकार होठों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, अब बात करें पांचवें नंबर पर मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 पश्च स्वर, नंबर 3 संवृत स्वर और नंबर 4 अर्ध संवृत। सॉरी 3 लिखा गया, 4 होना था। अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, अग्र स्वर की बात क्या करें? मुखाकृति की मुख की आकृति कैसे बन रही है? अग्र स्वर की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। सक्रिय का मतलब कार्य करता है। आ, ई, ये आ गया ना, आ, ई, ए, आई, ये अग्र स्वर हो गए, अग्रभाग से बोले जाते हैं। और पश्च स्वर हो गया, पश्च मतलब जीभ के पिछले भाग से। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे में क्या आ गया, जैसे में आ गया बड़ा आ, ऐसे लग रहा है कि हमारे जीभ के पिछले बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आ, ऊ, ऊ, आओ, आ, ऐसा लग रहा है जीभ के पिछले भाग से हमें आवाज सुनाई देती है। ये हो गया पश्च स्वर। तीसरा होता है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है कम खुलना। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुंह कम खुले वो संवृत स्वर। जैसे ई, मुंह खुली नहीं रहा, बहुत कम खुल रहा है। ई, ऊ, बहुत कम खुल रहा मुंह। जैसे आ की बात करें, इस वर्ण की बात करें अगर, तो मुंह हमारा पूरा खुल जाता। आ, ओ, ऊ, तो इनों में पूरा खुलता है। लेकिन संवृत स्वर वो है जिनमें मुख बहुत कम खुलता है, यानी ई, ऊ। ठीक है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में, संवृत स्वर कौन से होते हैं, अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं, या पूछा गया कि ए वर्ण जो है वो किस वृत्त में आता है मुखाकृति के आधार पर, तो ये आ गया। ठीक है, अर्ध संवृत की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा ज्यादा खुलता है, संवृत स्वर से थोड़ा ज्यादा खुल रहा है, तो कौन से आ गए? ए, ओ, थोड़ा मुंह ज्यादा खुल रहा है, लेकिन संवृत स्वर में बहुत कम खुल रहा है और अर्ध संवृत स्वर में बहुत ज्यादा खुल रहा है। ठीक है, आखिरी इसमें एक और था विवृत स्वर, ये 5वें नंबर पर होगा विवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। जिस स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था ना कि बहुत ज्यादा मुंह खुल जाता है, आ, पूरा मुंह खुल रहा है, मुखाकृति पूरी खुल जाती है,
विभुर स्वर कहा जाता है। आखिरी में हम आपको बताएंगे कि अयोग्य वाह, जो हमने पहले भी बात की थी, पहले बात की थी ना, यहाँ बात की थी हमने स्वर वर्णों में बात की थी कि स्वर वर्ण जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। और तब हम बात करते हैं कि ये अंग आह जो है वो कहाँ जाता है। तो अंग आह जो है ये लास्ट में हमने बताया इसको कि ये अयोग्य वाह माने जाए। अयोग्य वाह, अयोग्य वाह क्या होते हैं? स्वर व व्यंजन के अतिरिक्त दो और ध्वनि होती है जिसका मेल न स्वरों के साथ होता है न व्यंजनों के साथ होता है, इसलिए ये अनुस्वार और विसर्ग का रूप लेते हैं। ठीक है, अंग का मतलब ये जो ऊपर बनता है बिंदु का, और विसर्ग तो विसर्ग ही होता है। आ जो है ये विसर्ग का रूप लेता है। ठीक है ना, प्रातः, सायं, जैसा ऐसा हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दो वर्ण होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अयोग्य वाह वर्ण कौन से होते हैं, तो अयोग्य वाह वर्ण जो है वो अंग आह माने गए। ठीक है, तो आज हमने संपूर्ण स्वर वर्णों के बारे में आपको बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। मुखाकृति के आधार पर 5 प्रकार के बताए थे। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण बताए थे, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ठीक है ना, उच्चारण के स्थान के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे, स्वारानुसार, निरानुसार और अनुनासिक स्वर। ठीक है ना, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद बताए थे, सजातीय और विजातीय। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद बताए थे, ह्रस्व और दीर्घ, यानी मूल स्वर भी इसको कहते हैं। तो इनको आप रट लीजिए। आपको अगर पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकते हैं। और इससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही संपूर्ण जो व्याकरण की सीरीज हमारी चल रही है, प्रत्येक सुबह 10 बजे हम इसको भेजते हैं, अपलोड करते हैं। आप इसको अवश्य दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।